राजस्थान के झुंझुनू जिले की एक सदियों पुरानी बावड़ी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो रात होते ही जाग उठता है। गांव वाले उस जगह से दूर रहते हैं, लेकिन जब एक पुरातात्विक शोधकर्ता की टीम उस बावड़ी की खुदाई शुरू करती है तो अंधेरे की परतें खुलती जाती है और जो सच सामने आता है वो इंसानी समझ से परे है। तो फ्रेंड्स, हम आज ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने वाले हैं। झुंझुनू जिले के पास एक छोटा सा गांव है गुड्डा गुरजी। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनत करने वाले और अपनी रीति रिवाजों से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसके बारे में न तो कोई खुलकर बात करता है और न ही कोई उसकी तरफ जाता है। वो है पुरानी बावड़ी, जिसे गांव वाले सापित बावड़ी भी कहते हैं। बावड़ी एक छोटी सी झील जैसी है, लेकिन गोलाई में बनी हुई है। चारों ओर टूटी फूटी सीढ़ियाँ, दीवारें काले काई से भरी हुई। दिन में भी वहाँ अंधेरा सा लगता है। न तो उसके पास मोबाइल नेटवर्क आता है और न ही कोई जानवर वहाँ जाता है। अगर वो कोई वहाँ जाता भी है तो वो बीमार हो जाता है। बच्चों को वहाँ जाने से सख्त मना है। उस पानी में तो जो है, कुछ जो देखता है वो खो जाता है। बूढ़े लोग अक्सर यही कहते हैं। जयपुर यूनिवर्सिटी में इतिहास के पुरातात्विक के प्रोफेसर आदित्य शेखावत, उन्हें पुरानी इमारतों और रहस्यमय जगह की खोज का शौक है। एक दिन जब वो बैठे इंटरनेट पर इस गांव की बावड़ी के बारे में पढ़ा तो उनका मन बेचैन हो गया। वो सोचने लगे कि अगर ये बात सच है तो मुझे इसके इतिहास तक ज़रूर जाना होगा। कुछ हफ्तों बाद वो अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंचते हैं। उनकी टीम में उनके अलावा एक गौरव नाम का युवक जो रिसर्च स्कॉलर था, एक लड़की रुचिका जो फोटोग्राफर थी, और उनके साथ था नीरज, पुरातात्विक विभाग का सहायक। गांव में आते ही उन्होंने देखा कि लोग उन पर अजीब नज़रों से देख रहे हैं। गांव के सरपंच ने भी साफ साफ कह दिया, साहब, बावड़ी के पास जाने की गलती मत करना, हम वहाँ दिन में भी नहीं जाते। लेकिन प्रोफेसर आदित्य इस बात को नहीं माने और उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन सुबह वो अपनी टीम के साथ बावड़ी के पास पहुँचे, जहाँ की हवा ठंडी थी, लेकिन वहाँ खड़े होते ही उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। रुचिका जो फोटोग्राफर है, उसने अपना कैमरा निकाला, लेकिन उसका कैमरा अचानक ही बंद हो गया। तभी गौरव बोल उठा, सर, यहाँ तो मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा, लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी प्रोफेसर आदित्य बोले, तभी तो हमें यहाँ आना पड़ा है, चलो नीचे उतरते हैं, देखते हैं क्या माजरा है। फिर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, सीढ़ियाँ गीली थी, दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग थी, लेकिन समय के साथ सब धुंधली हो गई थी। पानी एकदम काला और गहरा दिख रहा था, जैसे उसमें कोई गहराई ही नहीं। गौरव ने एक डंडा लिया और पानी में डाला, देखने के लिए कि कितनी गहराई है। जैसे ही उसने डंडा अंदर डाला, वो खींचने लगा। गौरव ने घबराकर डंडा छोड़ दिया। रुचिका ने पूछा, क्या हुआ गौरव? गौरव बोला, मुझे लगा जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया है और वो मुझे भी इस डंडे के साथ अंदर खींचना चाहता है। सब लोग चुप हो गए। तभी पानी से एक धीमी सी आवाज़ आई, जल में झांको, आपको सत्य मिलेगा। प्रोफेसर आदित्य ने सबको चुप करवा दिया। ये आवाज़ किसी न किसी ने सुनी है क्या? तीनों ने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। उसी रात उन्होंने बावड़ी के पास ही टेंट लगाकर रुकने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने कैमरे सेट किए और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रात करीब 1 बजे के समय
कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। फिर अचानक कैमरे में दिखा कि एक परछाई सीढ़ियों से नीचे जा रही है। रुचिका चिल्लाई और ज़ोर से बोली, गौरव कहाँ गया? क्योंकि गौरव टेंट में नहीं था। आदित्य और नीरज टॉर्च लेकर नीचे भागे। उन्होंने गौरव को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पानी के पास पहुंचकर देखा कि गौरव का बैग पड़ा है, लेकिन वह खुद गायब है। पानी फिर से वही आवाज़ कर रहा था, जल में झांको सत्य मिलेगा। गौरव के अचानक गायब हो जाने के बाद बाकी तीनों लोगों के चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। प्रोफेसर आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, हमें पता लगाना होगा कि ये असल में क्या हुआ है। ये बावड़ी सिर्फ पत्थर और पानी की नहीं, इसके अंदर कोई कहानी भी दबी हुई है। अगले दिन प्रोफेसर आदित्य उसी गांव के पुरातन मंदिर में गए। वहाँ के पुजारी पंडित बालकिशन जी, जिनकी उम्र लगभग 80 साल के ऊपर थी, लेकिन उनका दिमाग तेज था। जब आदित्य ने बावड़ी का जिक्र किया तो पंडित जी की आंखें भी भर आई। आपको सच जानना है तो सुनिए, ये बावड़ी सिर्फ पानी के लिए ही नहीं बनी थी। इसे एक रानी ने बनवाया था, जिनका नाम रानी प्रहलाद कुमारी थी, जो झुंझुनू की एक छोटी सी रियासत की महारानी थी। करीब 250 साल पहले जब झुंझुनू कई छोटे मोटे ठिकानों में बंटा था, वहाँ की रानी प्रहलाद कुमारी बेहद बुद्धिमान और धार्मिक महिला थी। सूखा पड़ने पर उन्होंने अपने राज्य में एक सुंदर सी बावड़ी बनाई ताकि लोगों को पानी मिल सके। बावड़ी बनते ही गांव में खुशहाली आ गई। बारिश भी हुई, लोग रानी की पूजा करने लगे। लेकिन रानी की लोकप्रियता कुछ लोगों को खटकने लगी थी, खास करके उनके दीवान सेठ जगत लाल को। वो खुद सत्ता के लोभ में इतना पागल हो गया था कि उसने रानी के साथ विश्वासघात किया। और एक रात जब रानी पूजा कर रही थी उस बावड़ी के पास, तो दीवान ने उन्हें धक्का दे दिया और रानी बावड़ी में गिर गई और वहीं उनकी मौत हो गई। लेकिन उनका शरीर कभी नहीं मिला। कहा जाता है उस दिन से बावड़ी का पानी काला हो गया और लोगों ने देखा कि रात के समय रानी की परछाई बावड़ी के पानी में झलकती थी। कभी वो रोती थी, कभी वो चीखती थी। रानी की एक प्रिय दासी थी गोमती। उसी ने भी उस बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी और जाने से पहले उसने एक श्राप दिया था कि इस बावड़ी का पानी कभी भी शांत नहीं होगा। जो इसमें झांकेगा वो सच्चाई देखेगा या खुद को खो देगा। इसके बाद गांव में मौतें शुरू हो गई। लोग बावड़ी से दूर रहने लगे और धीरे धीरे गांव के लोगों ने उस बावड़ी का नाम लेना ही चुप समझा। पंडित जी की इस बातों को सुनकर प्रोफेसर आदित्य एक उलझन में गिर गए। उन्होंने एक पुराने तांबे का सिक्का देखा जिस पर रानी की छवि थी और साथ ही उस पर हस्तलिखित एक पत्र भी था जिसमें रानी की लिखाई में लिखा था, अगर कोई मेरी आत्मा की मुक्ति चाहता है तो उसे सच्चाई को स्वीकारना होगा। बावड़ी के भीतर जाकर मेरी निशानी ढूंढनी होगी। प्रोफेसर आदित्य के हाथ कांप गए। नीरज बोला, सर ये आत्मा की बात कर रहे हैं, हम भूत प्रेत की बातों में नहीं पढ़ते थे ना। आदित्य प्रोफेसर शांत हो गई। अगर गौरव को हमें बचाना है तो हमें बावड़ी के अंदर जाना ही होगा। उसकी आत्मा ने उसे रोका नहीं, शायद बुलाया है। उस रात सबने हिम्मत जुटाई। उन्होंने रसिया, टॉर्च, कैमरे और पूजा का सामान साथ लिया और बावड़ी के पास पहुंचते ही फिर से ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, मत जाओ। रुचिका कांपते हुए बोली, सर आपको यकीन है कि यह सिर्फ इतिहास है, कोई भूत नहीं? आदित्य बोले, इतिहास और आत्माएं कभी कभी एक ही रास्ते से गुजरती है। अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमें नीचे उतरना ही होगा।
बावड़ी के किनारे खड़े चारों लोग, आदित्य, नीरज, रुचिका और विजय, अपनी सांसें थामे खामोशी से नीचे झांक रहे थे। गहराई में अंधेरा था और नीचे पानी की सतह पर हल्की हलचल भी दिख रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। आदित्य, प्रोफेसर और नीरज ने रस्सी को मजबूती से बांधा और सबसे पहले आदित्य ने नीचे उतरना शुरू किया। उनके पीछे नीरज, फिर विजय और सबसे अंत में रुचिका नीचे उतरने लगी। बावड़ी की दीवारें काई से भरी हुई थी। हर कदम पर फिसलन का डर था, लेकिन नीचे उतरते ही उन्होंने दीवारों पर पुराने शिलालेख देखने को मिले, जो संस्कृत और ब्रज भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिन पर लिखा था, यहाँ सत्य और छल दोनों रहते हैं, आँख खोलकर ही आगे बढ़ना। वो लोग रुक गए तो नीरज ने बोला, सर ये क्या हमें चेतावनी है? आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, शायद ये रानी की आवाज़ है और वो अब हमारे साथ है। नीचे की रहस्यमयी गुफा के अंदर पहुंचना। बावड़ी की अंतिम सीढ़ी पे पहुंचते ही उन्हें एक पत्थर की दीवार दिखी, जिसमें एक गुप्त द्वार जैसा कुछ था, आधा टूटा हुआ और आधा ढका हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे छिपाने की कोशिश की हो। रुचिका की टॉर्च की रोशनी में एक हाथ से बनी आकृति दिखी, एक स्त्री की जो हाथ फैलाए किसी को बुला रही थी। अचानक एक तेज सिसके की आवाज़ गूंजने लगी, मुझे न्याय चाहिए। विजय ने डरकर कहा, वो फिर शुरू हो गया, ये उसकी आवाज़ है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन प्रोफेसर आदित्य शांत थे, अगर अब हम पीछे हटे तो गौरव कभी नहीं मिलेगा, चलो। उन्होंने गुप्त द्वार को धक्का दिया और अंदर एक संकरी सी गुफा खुल गई। अंदर की हवा बिल्कुल अलग थी, सड़ी हुई, सीलन भरी और भारी, जैसे किसी ने इसे सदियों से नहीं खोला हो। गुफा के दीवारों पर चित्र बने थे, जिसमें रानी पूजा करते हुए बावड़ी की खुदाई, और अंत में एक भयानक चित्र, रानी को धक्का देते हुए एक आदमी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसके गले में वही हार था जो सेठ जगतलाल पहनता था। नीरज बोला, ये पेंटिंग सच्चाई बयां कर रही है सर। फिर उन्होंने एक कोने में एक तांबे की पेटी देखी, जो जंग लगी हुई थी, लेकिन अब भी बंद थी। आदित्य ने उसे खोलने की कोशिश की। अचानक बिजली सी एक चिमकी और एक चीख उन्हें सुनाई दी, नहीं, मत छूना मेरी निशानी को। पेटी अपने आप धीरे खुल गई और अंदर एक छोटी सी मूर्ति थी, रानी प्रहलाद कुमारी की, जिसके माथे पर तिलक और हाथों में पूजा की थाली थी। उसके नीचे एक पत्थर लिखा था, जो रानी का संदेश था। आदित्य ने कांपते हाथों से पत्थर उठाया और उसमें पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, अगर कोई सच्चे दिल से मेरी आत्मा की मुक्ति चाहता है तो उसे मेरे अंतिम पूजा स्थल पर जाकर दीपक जलाना होगा। वही दीपक मुझे शांति देगा, नहीं तो ये बावड़ी हमेशा बेकरार रहेगी। रुचिका ने फौरन आदित्य से पूछा, सर ये आखिरी पूजा स्थल कहाँ है? प्रोफेसर आदित्य ने बोला, मुझे लगता है बावड़ी के ठीक मध्य में, जहाँ रानी ने आखिरी बार पूजा की थी। वे सब उस गुफा से बाहर निकले और बावड़ी के गहराई में बने उस मध्य मंच की ओर बढ़े, जहाँ उन्हें एक दीपक स्थान दिखाई दिया, एक छोटा सा चबूतरा जिसके बीचों बीच एक पत्थर था। विजय ने वहाँ बत्ती जलाई, घी डाला और रानी की मूर्ति वहाँ रख दी। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, हवा थम गई, बावड़ी की सतह पर झिलमिलाहट होने लगी और एक रानी की परछाई उन्हें दिखाई देने लगी, जो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों से ऐसे लग रहा था जैसे वो उन्हें धन्यवाद दे रही हो। फिर उसी पानी में धीरे धीरे गौरव का शरीर बाहर आया,
जो बेहोश था लेकिन जिंदा था। वह सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने गौरव को ऊपर बावड़ी से बाहर निकाला और थोड़े ही देर में गौरव होश में आ गया। तो गौरव ने कहा, मैंने उस रानी को देखा है। उन्होंने कहा था कि मेरी टीम ही उन्हें मुक्ति दे सकती है, और फिर मैं सो गया। सभी की आंखों में आंसू थे। गौरव के मिलने के बाद जैसे झुंझुनू के उस गांव की हवा ही बदल गई। गांव के लोग जो बावड़ी के पास नहीं भटकते थे, अब वहाँ रोज़ दीपक जलाने लगे और वहाँ आरती वगैरह करने लगे, और रानी की आत्मा को भी शांति मिल गई थी। पर क्या ये उसका सच सबको मालूम है? बावड़ी की साफ सफाई का कार्य शुरू हुआ। गांव की बुजुर्ग महिलाएं रसोई से चावल और लेकर पूजा करने लगी। लेकिन आदित्य की निगाहें अब भी बावड़ी के चारों ओर घूम रही थी। उसने धीरे से विजय से पूछा, वो गुफा में जो चित्र देखा था हमने, जो रानी को धक्का दे रहा था, क्या वो तुम्हें सेठ जगतलाल जैसा नहीं दिख रहा? विजय ने सिर हिलाया। बिल्कुल सर, लेकिन वो कैसे हो सकता है? सेठ तो गांव का दानी पुरुष कहलाता है। फिर उन्होंने सन 1893 का एक दस्तावेज ढूंढ निकाला जो राजमहल की बावड़ी के नाम पर था, जो रानी प्रहलाद कुमारी संकट काल में सेठ जगतलाल को सौंपा गया। बदले में गांव का पुनर्निर्माण का वादा किया गया। उस दस्तावेज के जरिए प्रोफेसर आदित्य ने सेठ जगतलाल को पहचान लिया, और उन्होंने यह बात पूरे गांव वालों को बताई। सच जब सामने आ गया तो सभी ने सेठ संतलाल को जगतलाल को गांव से बाहर निकाल दिया। ये थी एक सच्ची घटना जो झुंझुनू के गुड्डा गोड़जी गांव की बावड़ी की रहस्य है।